हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हम करवा चुके हैं। तो अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, पठन से आपका क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, सरल भाषा में लिखना है। किताबी भाषा जो इसमें लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने मन से पेपर में लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल है ये। तो हम इतना ही याद अगर कर लेते हैं पठन से क्या अभिप्राय है, तो उसके अंतर्गत हम इतना लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेखन का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, लेखन का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदर यानी अंदरूनी, मतलब इसका ये हो जाएगा जो अंदर के भाव हैं एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं। तो इस प्रकार के अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल से इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब हम अपने मन के बाहरी और अंदर के जो भाव होते हैं उनको शुद्ध एवं लिपिबद्ध करके लिखते हैं, तो हम वही हमारा हो जाएगा जो लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लेखन की अशुद्धियाँ क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं इसका आंसर, लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, सिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप, वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियाँ आदि हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हैं वो लेखन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ये इनमें हमें सुधार करना चाहिए। तो लेखन में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं होंगी या फिर थोड़ी कम होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण होता है और बालक होता है उसका जो आत्मीय संबंध का मतलब है वो एक दूसरे को समझ रहे हो। जो शिक्षण दिया जा रहा है वो बच्चे के काम आने वाला हो और वो उसे समझ रहा हो, ऐसा संबंध होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पठन कौशल के बाधक तत्व कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका क्वेश्चन होगा, पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाधक के अंतर्गत आते हैं वो इतनी सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, जब हम किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो भी गलतियां हो जाती हैं, अटक अटक कर बोलते हैं वो भी एक गलती है, और व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव जब होता है तो भी गलतियां होती हैं, और एकाग्रता का जब अभाव होता है तब भी गलतियां होती हैं, और पठन कौशल में ये सारी गलतियां आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, सिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियों तथा अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां। तो फ्रेंड्स, ये सारी त्रुटियां जो हैं वो लेखन कौशल को प्रभावित करने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से जिनका हम
अपने मुख से उच्चारण करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्वनियाँ क्या होता है, जो हम अपने मुख से जो भी आवाज़ निकालते हैं वो एक ध्वनियाँ ही होती हैं। तो वही हमें लिखना कैसे है वो चीज़ यहाँ बताई गई कि हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द जो है वो एक सीमित अर्थ देता है। ठीक है, यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो वो भी हमारी एक ध्वनि उच्चारण ही हो जाएगा, उसको हम ध्वनि के अंतर्गत रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है, जो निम्न हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा तथा नासिका। तो फ्रेंड्स ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बलाघात क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बलाघात क्या है? तो इसका आंसर डॉक्टर भोलनाथ तिवारी के शब्दों में, जो भोलनाथ तिवारी है उनके शब्दों में ये परिभाषा दी गई है बलाघात की। तो देखिए क्या है, बलाघात मूलतः शक्ति के वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य के उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। तो फ्रेंड्स बलाघात से पूछा जाए तो हम इनकी डेफिनेशन ये याद कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो याद ही करनी पड़ेगी। तो इसके अंतर्गत ये लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराघात क्या है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन था बलाघात क्या है, अब ये क्वेश्चन है स्वराघात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर में उतार चढ़ाव होता रहता है, सुर उच्च, मध्य तथा निम्न ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्या है, स्वर जो है वो उच्च भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और निम्न भी हो सकता है। वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस स्वर या आवाज़ से है जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है। क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर, तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है, और मध्य तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। तो फ्रेंड्स इसमें से बना के भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर एक बार सही से पढ़ लेंगे तो अपने मन से लिख देंगे हम इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए, ये फ्रेंड्स याद होने चाहिए, ये टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी में काम आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो ध्वनियों को दो में विभाजित कर सकते हैं पहले। ठीक है, जिह्वा के आधार पर और दीर्घ के आधार पर। ठीक है, जब दो को विभाजित कर दिया तो जिह्वा के आधार पर जो है वो 4 में विभाजित हुआ है। यहाँ देखिए ये 4 में विभाजित हुआ है। तो क्या क्या नाम है? समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत और अर्ध समृद्ध, इन 4 में विभाजित किया गया है। तो समृद्ध में क्या आ जाता है? ई, बड़ी ई, छोटू ऊ और बड़ू ऊ। ठीक है, और अर्ध विवृत में आता है ए, ओ और आ, और विवृत में से बड़ा आ आता है, और अर्ध समृद्ध में ए और ओ आता है।
तो इसके अंतर्गत ये लिख सकते हैं। और ह्रस्व दीर्घ के आधार पर दो में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व के अंतर्गत आ छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटू ऊ आता है और ऋषि वाला ऋषि आता है। और दीर्घ में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ और आए आते हैं और ऊ और औ आ जाता है। तो इतना हमें ये याद कर लेना है। याद नहीं, 1 से 2 बार अगर रिवीजन में रखेंगे कोई भी चीज़ तो याद बनी रहती है एग्ज़ाम तक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संदेश से आशय स्पष्ट कीजिए। तो संदेश से क्या आशय होता है? बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु तथा व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, संदेश के अंतर्गत हम इतना लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, नाटक शिक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवस्था विशेष का अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शकों को आनंद प्रदान करना नाटक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है और अवस्था विशेष का अनुकरण करके आनंद लिया जाता है और दर्शकों को आनंद प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नंबर 1, छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा हो जाएगा, छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। तो फ्रेंड्स, कविता से क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके? तो कई सारे उद्देश्य होते हैं, जिनमें से मुख्य उद्देश्य यही हो जाएंगे, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है और बोध यानी समझ की विकास होता है। दूसरा हो जाएगा, कविता सुनने की योग्यता बढ़ेगी, मतलब सुने कोई चीज़ सुनी जाती है तभी उस चीज़ में पारंगता आती है, मतलब जितनी बार उसे जितनी गहराई से समझा जाए जिस चीज़ को, उसमें और अधिक प्रवीणता या बहुत दक्षता उसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता मानव को रसपूर्ण या आनंद से परिपूर्ण कर देती है। दूसरा हो जाएगा, कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। तीसरा हो जाएगा, कविता बालकों में सकारात्मक यानी रागात्मक, सकारात्मक नहीं है ये, रागात्मक विकास का करती है। तो कविता कैसे गाई जाती? गा गा कर ही तो सुनाई जाती है, तो उसमें राग आता है। 4th नंबर है, यह सृजनात्मक का विकास भी करती है। तो फ्रेंड्स, ये सृजनात्मकता का विकास भी करती है। ठीक है, जैसे कोई कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी इमेजिन वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं और सुनाई जाती हैं, जिससे हमारे मन में भी बहुत सारी सृजनात्मकता आ जाती है कि हमें इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कई तरीके से करने की विधियाँ पता चल जाती हैं और हमारे मन में भी आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोकगीत पर अपने विचार लिखिए। तो फ्रेंड्स, लोकगीतों में कई प्रकार के हितार्थ, भाव व विषयों का उद्देश्य समाहित होता है, जिन्हें सुनकर समझना, लोकगीतों को सुनकर समझना तथा व्यवहार में लाना छात्रों को लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, लोकगीत के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, लोकगीतों में कई प्रकार के हितार्थ, भाव व विषयों का उद्देश्य समाहित होता है। कई विषयों और कई हितार्थ भाव यानी अच्छे
भाव उसमें समाहित होते हैं, जिन्हें सुनकर समझना, लोकगीतों को सुनकर समझना तथा व्यवहार में लाना छात्रों को लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।